हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग कैपिटल। आज हम एसएससी जेई का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 बनाने जा रहे हैं। इससे पहले हम 2 टेस्ट ऑलरेडी ले चुके हैं। यहाँ पर हम आपको डेली के 25 क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे और मैं यहाँ आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि आप एक कॉपी और पेन लेकर रखिए, ताकि हर क्वेश्चन के बाद आप जो भी आंसर आपको लगता है उसे आप अपनी कॉपी में या जो भी आप पेज लेना चाहें तो उसमें आप नोट करके रखिए, ताकि जब आपका वीडियो खत्म होगा तो आपको पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं, कितने गलत कर रहे हैं। आप चाहें तो इसमें मार्किंग भी कर सकते हैं। अगर आप सही दे रहे हैं तो 1 मार्क दीजिए, और अगर आप गलत आंसर दे रहे हैं तो उसमें -0.25 मार्क्स आप दे सकते हैं अपने आप को। साथ ही साथ अगर आपने पुराने 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी देख लीजिए। उसमें भी हमने ऐसे क्वेश्चंस चूज़ करे हैं जो रिपीटेड तरह के हैं, जो फैक्ट बेस्ड और फॉर्मूला बेस्ड हैं। तो अभी हम करीब 4 से 5 सीरीज़ में हम ऐसे ही क्वेश्चन लाएंगे जो थोड़े से इजी हैं, डायरेक्टली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होते हैं। उन क्वेश्चंस पे अभी हम 4-5 सेट्स में हम इन्हीं पर फोकस करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके हम अपने लेवल को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज के हम लेक्चर को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। चलिए आगे स्टार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, वाटर सीमेंट रेशियो इज जनरली केप्ट एज। मैं चाहूँगा कि इसका आप सही आंसर जो भी आपको लगता है ABCD में से उसको आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिखिए। ऑप्शंस हैं आपके A 0.2, B 0.3, C 0.4 एंड D 0.5। आप अपने आंसर को अपनी कॉपी में लिखेंगे और अगर सही होगा तो 1 मार्क और गलत होगा तो माइनस का 0.25 मार्क्स। देखिए क्या होता है, जितने इजी क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमें लगता है यार ये तो बन ही जाएगा, और एग्जाम में आता है तो हम इससे ऐसे क्वेश्चंस में गलत कर जाते हैं। आई नो कि इस क्वेश्चन में ज़्यादा लोगों का आंसर अभी लग रहा होगा कि डी होगा 0.5, लेकिन डी नहीं है। इसका जो सही आंसर है दैट इज सी, यानी कि 0.4 जो है इसका सही आंसर है, सी। तो जिसने सी आंसर लिखा है उनका आंसर सही है। जिन्होंने सी नहीं लिखा वो नोट करते जाएं कि आपका ये क्वेश्चन सही हो सकता था लेकिन आपने गलत कर दिया है। ठीक है, इस तरह से जब आप अपनी पढ़ाई को आगे ले जाएंगे तब आपके जो मार्क्स नहीं आ रहे हैं वो मार्क्स आने आपके शुरू हो जाएंगे, और जो नेगेटिव जा रहे हैं वो आपके मार्क्स कम होते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, अ पॉइंट इन अ कंप्रेसिबल फ्लो वेयर the velocity of fluid is 0 is called. Option A is critical point, option B is vena contracta, option C is stagnation point and option D is none of these. क्वेश्चन बोल रहा है कंप्रेसिबल फ्लो में वो पॉइंट जहाँ पर वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड 0 होती है उसे हम क्या बोलते हैं। चूज़ करिए, आपको क्या लगता है इसमें से क्या हो सकता है। क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है, वेना कॉन्ट्रैक्टा हो सकता है, स्टैग्नेशन हो सकता है, या इनमें से कोई सा नहीं। यहाँ पर देखिए थोड़े से ऑप्शन जो हैं वो ऐसे हैं जिसमें आप फंस सकते हैं। आपको लगेगा हो सकता है ये क्रिटिकल पॉइंट होगा, पर अब मैं बता दूँ ऑप्शन ए सही नहीं है इसका। आपने आई थिंक लिख लिया होगा अपने कॉपी में। इसका जो सही आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ स्टैग्नेशन पॉइंट इज़ द राइट आंसर। स्टैग्नेशन पॉइंट पे आपकी जो वेलोसिटी होती है फ्लूइड की दैट इज़ 0। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 हमारा बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉज ऑफ वाटर लॉगिंग। देखिए ये एसएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन में से एक है, कई बार रिपीट होता है। ऑप्शन हैं इसके ओवर इरीगेशन, ऑप्शन बी इज़ सीपेज फ्रॉम एडजॉइनिंग हाईलैंड्स, ऑप्शन सी इज़ सीपेज ऑफ वाटर थ्रू कैनाल्स एंड ऑप्शन डी इज़ परवियस ऑब्स्ट्रक्शंस। आराम से ऑप्शन को चूज़ करिए, क्वेश्चन ऑप्शंस को आप पढ़िए और डिसाइड करिए कि इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके कारण वाटर लॉगिंग नहीं होती। वाटर लॉगिंग का मैं आपको बता दूं कि जब हमारा जो सॉइल होती है वो पानी को अंदर लेने से मना कर देती है कि इससे ज़्यादा पानी सॉइल के अंदर नहीं जाता, तो उस केस को हम पर्टिकुलरली बोलते हैं वाटर लॉगिंग। ठीक है, मतलब जो सॉइल है वो एक तरह से सैचुरेटेड हो जाती है। तो इसका सीधा मतलब है कि जहाँ पर आपका पानी ज़्यादा जा रहा है उसके कारण आपकी जो सॉइल है उसके पोर्स किसी तरह से बंद हो जाते हैं या फिल्ड हो जाते हैं, तो आपका जो पानी है वो ऊपर ही रह जाता है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं वाटर लॉगिंग। तो इसका ऑप्शन आप चूज़ करिए क्या होगा इसमें से। मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ परवियस ऑब्स्ट्रक्शन। देखिए
ऑप्शन नंबर ए, ओवर इरिगेशन के कारण भी वाटर लॉगिंग होता है। सीपेज होने का मतलब क्या है, आपका पानी जो है एक्सेस में आपको मिल रहा है, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों में सीपेज आ रहा है, एक हाईलैंड से आ रहा है, एक आपके कैनाल से आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इनके कारण आपका वाटर लॉगिंग होगा। ऑप्शन डी है, परवियस ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब है कि आपका जो वाटर है वो ऑब्स्ट्रक्शन से पास होता जा रहा है, तो उसके कारण कोई आपकी जो वाटर लॉगिंग है वो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 कह रहा है द सॉइल इन डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर हैव, ऑप्शन ए हाई कंप्रेसिबिलिटी, ऑप्शन बी लो कंप्रेसिबिलिटी, ऑप्शन सी हाई वॉइड रेशो एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। डिस्पर्स स्ट्रक्चर, फ्लॉक्युलेंट स्ट्रक्चर्स, इस तरह के हमने कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आया है। आप चूज़ करिए, अगर आपको डिस्पर्स स्ट्रक्चर याद है तो आप ऑप्शन सही कर लेंगे, यानी कि अब ये जो क्वेश्चन हो गया ये सीधा सीधा नोट से आ गया, तो अगर आपने नोट्स पढ़े हैं तो आप ये कर पाएंगे, अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो फिर आपको प्रैक्टिस सेट करते करते ऐसे क्वेश्चंस को याद करना पड़ेगा। आई होप आप लोगों ने अपना आंसर लिख लिया होगा। अगर किसी ने नहीं लिखा है तो प्लीज़ अपने पेज पेन लीजिए और उसमें अपने आंसर ज़रूर लिखिए, ताकि आपको वीडियो ख़त्म होने के बाद पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चन को आप सही कर सकते थे पर फिर भी आपने गलत कर दिया। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपका डिस्पर्स स्ट्रक्चर है, पहले देख लेते हैं डिस्पर्स स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। सॉइल कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होते हैं, ये सॉइल के एलिमेंट हैं, तो इस तरह के जो आपका बनता है दैट इज़ कॉल्ड एज द डिस्पर्स स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता है, अगर आप ऊपर से लोडिंग लगाएंगे इस तरह से, तो ये जो है ये आपका इस तरह से कंप्रेस होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का, दैट इज़ हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है डिस्पर्स स्ट्रक्चर में। वहीं आपके फ्लॉक्युलेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं, इसमें क्या होता है आपके वॉइड रेशियो ज़्यादा होता है, ठीक है, और कंप्रेसिबिलिटी कम होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्ले मिनरल्स प्रेजेंट इन बेंटोनाइट क्ले इज, डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ऑप्शन है मोन्टमोरिलोनाइट, ऑप्शन बी इज एलाइट, ऑप्शन सी इज केओलोनाइट एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस। आराम से आप ऑप्शंस पढ़िए और देखिए कि क्या आपको पता है या नहीं पता। ऐसे क्वेश्चन में वाइल्ड गैस की ज़रूरत नहीं होती, अगर आपको पता है तो ही आप लगाइए, अगर आपको नहीं पता है तो ऐसे क्वेश्चंस को आप बिल्कुल मत लगाइए। तो ऑप्शन 5 है क्वेश्चन 5 है, उसका जो सही आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए मोन्टमोरिलोनाइट, जहाँ पे आपका जो आपकी बेंटोनाइट क्ले के अंदर पाया जाता है। मोन्टमोरिलोनाइट के बारे में मैं आपको बता दूं, ये इस तरह का मिनरल होता है कि इसमें आपकी श्रिंकेज बहुत ज़्यादा होती है और साथ ही साथ स्वेलिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप पानी मिलाएंगे तो सॉइल कर जाएगी, अगर आप पानी को हटा देंगे यानी कि ड्राई गैस हो जाएगा तो सॉइल जो है श्रिंक कर जाएगी। जो हमारी ब्लैक कॉटन सॉइल है उसमें सबसे ज़्यादा मोन्टमोरिलोनाइट पाया जाता है, इसलिए जो ब्लैक कॉटन सॉइल है बहुत ज़्यादा श्रिंक करती है और बहुत ज़्यादा स्वेल भी करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अगर आपने सही दिए हैं आंसर्स तो आप 1 मार्क्स अपने आप को प्रोवाइड करेंगे, और अगर गलत दिए हैं तो माइनस मार्किंग दीजिए, ताकि आपको माइनस मार्किंग की अहमियत पता चले। क्योंकि एग्जाम में ऐसा होता है कि हमें लगता है यार माइनस मार्किंग 1/4 तो है, कितने मार्क्स कम होंगे, तो आपको इसकी भी प्रैक्टिस करते जाइए कि कितने मार्क्स एक्चुअली में कम हो गए हैं। हो सकता है आपके 1 मार्क्स ही कम हो रहा है और जब रिजल्ट आया तो पता चला आप 1 ही मार्क्स से रह गए। तो नेगेटिव मार्किंग की भी इंपॉर्टेंस है, तो वो आपको प्रैक्टिस सेट से ही क्लियर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है द पोरोसिटी ऑफ अ सॉइल सैंपल इज 0.4, देन द वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल विल बी। बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पे है, कई जगह यूज़ होता है, तो इसको ज़रूर आसानी से हो भी जाना चाहिए आप पे। ऑप्शन ए है इसका 0.6, ऑप्शन बी है 1.5, ऑप्शन सी इज़ 0.28 एंड ऑप्शन डी इज़ 0.67। आपको क्या बोल रहा है, पोरोसिटी दे दी है और वॉइड रेशियो निकालना है। हमारे पास 2 एक्सप्रेशन होते हैं वॉइड रेशियो के और पोरोसिटी के, वो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, और अगर आप आईएएस और गेट की तैयारी करेंगे तो उसमें इन्हीं फॉर्मूले के बेसिस पे आपको पोरोसिटी वगैरह निकाल के कुछ और चीज़ निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो ये तो बेसिक फॉर्मूले हैं, याद होना चाहिए। थोड़ा आप टाइम ले लीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके अपना आंसर बताइए। न्यूमेरिकल है, ध्यान रखिएगा आपके पास कैलकुलेटर नहीं होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं क्या होता है पोरोसिटी।
आपको दिया हुआ, मैं दोनों फॉर्मूले लिख देता हूँ। पोरोसिटी n इज इक्वल टू होता है E/1 प्लस E, और वॉइड रेशियो E इज इक्वल टू होता है N/1 माइनस N। अभी हमारा क्या केस दिया है, हमें पोरोसिटी गिवन है और वॉइड रेशियो निकालना है, यानी कि जो आपका ये वाला फॉर्मूला है हम इसको यूज़ करके ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं। आपको क्या दिया है, पोरोसिटी दी है 0.4, तो हमें निकालना है क्या, वॉइड रेशियो निकालना है। तो वॉइड रेशियो क्या बताया मैंने आपको, E इज इक्वल टू 0.4 डिवाइडेड बाय क्या बोल रहा है, N/1 माइनस N, यानी कि 1 माइनस 0.4। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा कितना, 0.4/0.6, यानी कि आपका आ जाएगा कितना, 2/3, यानी कि आ जाएगा 0.67 जो होगा इसका सही आंसर होगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, अगर आप लोगों में से किसी ने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया है तो मार्क करिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, द कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी फॉर वेल ग्रेडेड ग्रेवल इज। ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी यानी कि CU की बात कर रहा है, काय के लिए बोल रहा है, आपके वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो आपको ये बताना है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बोल रहा है 1, ऑप्शन बी इज़ ग्रेटर देन 4, ऑप्शन सी इज़ ग्रेटर देन 6 एंड ऑप्शन डी इज़ लेस देन 1। चूज़ करिए, क्योंकि ग्रेवल के लिए भी बताना पड़ता है, सैंड के लिए भी बताना पड़ता है, तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि ग्रेवल के लिए क्या है, सैंड के लिए क्या है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो गलत हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पे ज़्यादा आप ध्यान देंगे। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। आपके ग्रेवल के लिए जो CU रहता है दैट इज़ ग्रेटर देन 4। अगर हम सैंड की बात करेंगे तो उसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो होता है क्या, ग्रेटर देन 6। ये होता है सैंड के लिए। ठीक है, और CU कभी भी 1 से छोटा नहीं होगा, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिए। अभी तक इस तरह का क्वेश्चन नहीं आया है, पर हो सकता है आगे ये आ जाए। जो CU है उसकी वैल्यू कभी भी 1 से छोटी नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आपने सही दिया है तो आप अपने आप को 1 मार्क्स देंगे, गलत दिया है तो माइनस का 0.25। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, इलाइट मिनरल इज मेड ऑफ। ऑप्शन ए इज H2, ऑप्शन बी इज वाटर बॉन्ड एंड ऑप्शन सी इज आयोनिक बॉन्ड एंड ऑप्शन डी इज एनी ऑफ द अबव। अभी हम देख चुके हैं कि एक क्वेश्चन ऑलरेडी मिनरल से पहले भी आ चुका है और एक दूसरा क्वेश्चन ये आ गया है। तो 2 टाइप के अभी हमने मिनरल के क्वेश्चन देख लिए। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था, आपको एक सॉइल दे दी थी और आपसे पूछा था कि इसमें कौन सा मिनरल पाया जाता है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोल रहा है कि पर्टिकुलर मिनरल दे दिया है, आप पूछ रहा है कि इस मिनरल के अंदर किस तरह का बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास 3 मिनरल्स होते हैं, मोंटमोरिलोनाइट, केओलाइट और इलाइट। तीनों में अलग अलग तरह के बॉन्ड होते हैं, आपको चूज़ करना है इसमें से कौन सा होता है। अगेन ये सिंपल क्वेश्चन ज़रूर है पर गलत हो जाते हैं ये, क्योंकि 3 हैं, कन्फ्यूजन होता है। तो जितने ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें 1, 2, 3, 4 चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें डायरेक्ट आपको ऑप्शन चूज़ करना है, वो ऐसे क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, तो आप अपना ऑप्शन लिखिए, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि क्या है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है आयोनिक बॉन्ड। जो आपका आयोनिक बॉन्ड होता है दैट इज़ दी बॉन्ड इन इलाइट मिनरल्स। ठीक है, वाटर बॉन्ड काय में होता है आपका, वाटर बॉन्ड होता है आपका मोंटमोरिलोनाइट में। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि मोंटमोरिलोनाइट मिनरल की वजह से स्वेलिंग और श्रिंकेज जो है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके अलावा एक हमारा मिनरल होता है केओलाइट, वो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। सबसे कम स्वेलिंग और सबसे कम श्रिंकेज जो है केओलाइट मिनरल में ही होती है। ठीक है, वाटर बॉन्ड में सबसे ज़्यादा और आयोनिक में इंटरमीडिएट। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, इस तरह का क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन किसी ने गलत किया है तो आप ऐसे क्वेश्चंस को मार्क करके रखिए, क्योंकि इन क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है कि कई बार हमें पता होता है कि यार सी ऑप्शन था, हमें लगता है शायद वाटर बॉन्ड होगा या H2 बॉन्ड होगा, तो हमें लगता है लेकिन सही आंसर वो नहीं होता। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको रिवाइज करके जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। पीछे से आवाज़ें कुछ आ रही हैं तो आप प्लीज़ उसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, अब हम उसको नहीं कर सकते यहाँ पर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ से। इफ़ वाटर टेबल राइजेज अबव ग्राउंड लेवल देन इफेक्टिव स्ट्रेस। ऑप्शन ए इज इंक्रीजेस, ऑप्शन बी डिक्रीजेस,
ऑप्शन सी रिमेन्स अनचेंज्ड एंड ऑप्शन डी इज़ इनसफिशिएंट डाटा। ठीक है, इनमें से हमें चूज़ करना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर वाटर टेबल ग्राउंड लेवल से चेंज हो रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो क्या होगा इफेक्टिव स्ट्रेस के ऊपर, इफेक्ट ये बताना है हमें। ठीक है, तो देखिए नॉर्मली क्या होता है, अगर वाटर टेबल ऊपर जाती है तो इफेक्टिव स्ट्रेस कम होती है और नीचे जाती है तो इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब वाइस वर्सा होता है। अगर वाटर टेबल ऊपर जा रही है तो आपकी इफेक्टिव स्ट्रेस कम होगी, और अगर वाटर टेबल नीचे जा रही है तो इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ जाएगी। ये एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइप का इक्वेशन होता है इफेक्टिव स्ट्रेस और वाटर टेबल के बीच में। और अभी आपसे क्या बोल रहा है, ग्राउंड लेवल के ऊपर वाटर टेबल चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जब वाटर टेबल ग्राउंड लेवल के ऊपर होती है तो इफेक्टिव स्ट्रेस में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होता है। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, आई होप मुझे लगता है ऐसा कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन ज़रूर गलत किया होगा, क्योंकि इसमें हो जाता है, हम तुरंत जल्दी में रहते हैं तो जल्दी में आंसर गलत हो जाता है। तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, इफ़ वॉइड रेशियो इज 0.65 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.65 देन द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज। वॉइड रेशियो आपको दी है 0.65 और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो 2.65 की दी है, और आपको क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बताना है। ऑप्शंस हैं 2, ऑप्शन बी इज़ 1, सी इज़ 2.2 एंड डी इज़ 3.3। ठीक है, तो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, आई सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, आई सी का आप एक बार फॉर्मूला लिख लीजिए अपनी कॉपी में। देखिए मुझे पता है कि आप लोग इसमें अच्छे से आपको पता होगा, पर एक बार लिख लीजिए क्योंकि आपकी गलती होने की चांसेस जो है वो कम हो जाएंगी। आई सी इक्वल टू क्या होता है, G-1/1 प्लस ई। ठीक है, 1 प्लस ई को तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि ई हमेशा 1 प्लस में ही रहेगा, 1 प्लस ई ही रहेगा। कहीं पे भी आपको सॉइल में 1 माइनस ई वाला फॉर्मूला नहीं मिलेगा। ठीक है, और G-1 ऊपर होता है। ठीक है, तो हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, हमें जी की वैल्यू दे दी है और ई की वैल्यू दे दी है और आई सी पूछा है, तो कितना होगा, तो हम इसको निकाल लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है। वॉइड रेशियो कितना दिया है 0.65। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं आई सी की वैल्यू रखते हैं, आई सी इज इक्वल टू G-1 करना है, जी की वैल्यू दी है 2.65, तो उसमें से हम 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 1.65 डिवाइडेड बाय 0.65। वॉइड रेशियो दिया है, हमारा डिनोमिनेटर में क्या था 1 प्लस ई, तो इसको हम सम करेंगे तो आ जाएगा 1.65, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आई सी की वैल्यू क्या जाएगी 1, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही ऑप्शन है। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि कई जगह यूज़ होता है। ठीक है, अगर किसी का ये क्वेश्चन किसी पे नहीं बना है या फिर आपने किसी तरह की कोई गलती करी है तो अगेन इसको भी आप मार्क करेंगे। ठीक है, जिनका सही हो गया है वो अपने आप को 1 मार्क अवॉर्ड कर सकते हैं, और जिनका गलत हो गया है उनके लिए तो माइनस के 0.25 हैं ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है स्लज डाइजेशन टैंक इन्वॉल्व। ठीक है, ऑप्शन ए इज एरोबिक सस्पेंडेड कल्चर, ऑप्शन बी इज एनएरोबिक डिकम्पोजिशन, ऑप्शन सी इज एरोबिक अटैच ग्रोथ एंड ऑप्शन डी इज एनएरोबिक सस्पेंडेड कल्चर। ठीक है, इसी तरह का एक क्वेश्चन हमने लास्ट प्रैक्टिस सेट में भी देखा था। वहाँ पर आपको स्लज डाइजेशन टैंक की जगह पर ट्रिकलिंग फिल्टर पूछा था। ठीक है, तो अब देखिए इस तरह का हमें इससे समझ में आ रहा है कि जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है। ठीक है, एक सेट में ट्रिकलिंग फिल्टर आ गया, दूसरे में स्लज डाइजेशन आ गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें आपसे हो सकता है एक्टिवेटेड स्लज पूछ ले कि वो आपका किस तरह का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो आपको इन सारे मेथड्स को याद रखना है कि इसमें कौन सा किस में प्रोसेस होता है। ठीक है, अभी आप क्या करिए, पहले तो आप जो स्लज डाइजेशन इंडेक्स है इसमें से जो भी आपको ऑप्शन सही लग रहा है उसको आप चूज़ करिए। साथ ही साथ एक चीज़ और कहूँगा कि आप अभी इसी वक्त जो आपका पेज कॉपी जो भी आपने ले रखा है उसमें आप लिखिए कि ट्रिकलिंग फिल्टर का क्या होता है, इसी के बेसिस पे। ठीक है, और जाकर आप पीछे जाकर वीडियो में जाकर इसको चेक करिए। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत ज़रूर करवा रहा हूँ आपसे, पर अगर इतना आप कर लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। अगर आपने बाई चांस गलत लिख दिया, जैसे आपने एरोबिक की जगह एनएरोबिक चूज़ कर लिया कहीं, तो आप फिर भूलेंगे नहीं। आप जो गलती कर रहे हैं उसको एलिमिनेट करने का यही एक तरीका है। ठीक है, चलिए, तो ट्रिकलिंग फिल्टर आप पता करेंगे कि क्या होता है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया हुआ है। मैं चाहूँ तो बता सकता हूँ, पर आप फिर वही आगे बढ़ जाएंगे, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा। आप जाकर पुराने वीडियो में देखिए और चेक करके बताइए कि क्या है। ठीक है, यहाँ पर हम स्लज डाइजेशन टैंक की बात कर रहे हैं, इसमें से आपको चूज़ करना है, तो बताइए इसमें से क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या है, एरोबिक सस्पेंडेड कल्चर, ऑप्शन बी है एनएरोबिक डिकम्पोजिशन, ऑप्शन सी इज एरोबिक अटैच ग्रोथ सिस्टम एंड ऑप्शन डी इज एनएरोबिक सस्पेंडेड कल्चर।
तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ एरोबिक सस्पेंडेड कल्चर। ठीक है, अगर आपका गलत भी हो गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस क्या है, ये तो बार बार रिवाइज करने पड़ेंगे और इसमें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का खेल रहता है। ठीक है, बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको ट्रिकलिंग फिल्टर का भी याद करना है, स्लज डाइजेशन का भी टैंक याद करना है, एक्टिवेटेड स्लज का भी करना है, और जितने आपको जो भी मेथड्स आएंगे, ऑक्सीडेशन डिच आएगा, इन सारी चीज़ों का भी आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, तो आपको पढ़ाई ऐसी करनी है, पहले आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, उससे देखिए कि टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या आ रहा है। जैसे ही आपको समझ में आ जाए कि टाइप ऑफ क्वेश्चन ये आ रहा है, उसके बेसिस पे आप नोट्स को पढ़िए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उठाए नोट्स और सब कुछ पढ़ने लगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। नाउ द ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड बाय, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये तो सब पे बनता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। अगर आप ये गलत कर रहे हैं तो भैया छोड़ दीजिए पढ़ाई यार, इतने बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन अगर आप गलत करेंगे तो कैसे चलेगा। क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड CH4 के कारण आपकी ग्लोबल वार्मिंग होती है। ये कोई पढ़ाई वाली तो चीज़ है नहीं, ये नॉर्मली सबको पता होता है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, अब इसको जरूर पढ़ने की जरूरत है। देखिए प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कौन से होते हैं, बेसिकली ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर एंड हाइड्रोजन, इनके जो भी ऑक्साइड्स वगैरह होते हैं वो आपके प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट। ठीक है, तो ऑक्सीजन ऑफ नाइट्रोजन तो नहीं हो सकता, सल्फर हाइड्रोकार्बन भी नहीं हो सकता, और कार्बन की भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो जो सल्फर है दैट इज़ दी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। ठीक है, प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट मैंने आपको क्या बताया, नाइट्रोजन का ऑक्साइड्स, कार्बन का ऑक्साइड्स और हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, 3 होते हैं। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है दैट इज़ नॉट द प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। द pH वैल्यू ऑफ फ्रेश सीवेजेस। ठीक है, तो ध्यान रखिए यहाँ पर सीवेज का पूछा है। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, pH पूछा है तो वो सोचते हैं फ्रेश वाटर का पूछा है और 7 आंसर बता दें। ठीक है, तो 7 नहीं है, इसका जो सही आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 8 इसका सही आंसर है। ठीक है, अगर आपका सही है तो 1 मार्क, गलत है तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये अब आपका न्यूमेरिकल आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, इफ इनिशियल DO ऑफ अ सीवेज इज 6 mg पर लीटर एंड फाइनल DO इज 2 mg पर लीटर, द डाइल्यूशन इज 1%, देन द BOD ऑफ सैंपल इज, ऑप्शन ए इज 4 mg पर लीटर, ऑप्शन बी इज 6 mg पर लीटर, ऑप्शन सी इज 40 mg पर लीटर एंड ऑप्शन डी इज 400 mg पर लीटर। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये SSC का फेवरेट है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ, उस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो अगर हमें BOD निकालना है, नॉर्मली BOD 5 निकालते हैं इस फॉर्मूले से। BOD 5 इज इक्वल टू इनिशियल DO माइनस फाइनल DO, या फाइनल माइनस इनिशियल भी कर सकते हैं जनरली। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय डाइल्यूशन फैक्टर। ठीक है, डाइल्यूशन फैक्टर क्या होता है आपका इनिशियल वॉल्यूम डिवाइड में जाएगा और फाइनल वॉल्यूम ऊपर में जाएगा। ठीक है, और जबकि जो परसेंटेज डाइल्यूशन बताते हैं तो उसमें उल्टा केस हो जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं आपका क्या है, क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोल रहा है, इनिशियल DO है 6 और फाइनल DO जो है 2 है। तो हम क्या निकालेंगे, इसमें BOD निकालना है। तो BOD निकालने के लिए क्या करेंगे, BOD इज इक्वल टू 6 माइनस 2 पहली चीज़। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें डाइल्यूशन फैक्टर का मल्टीप्लाई करना है। तो ये तो हो गया 6 माइनस 2 तो हो गया क्या आपका 4, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसमें 4 हो गया। 4 इंटू डाइल्यूशन फैक्टर क्या है 1%। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया जब परसेंटेज में बात करता है तो क्या हो जाता है, ये 100/1 हो जाएगा, इस तरीके से ये परसेंटेज वाली चीज़ हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपसे बोलता है कि आपका 1 ml था उसको 100 बनाया गया है तो 1 हो गया इनिशियल वॉल्यूम और 100 हो गया आपका फाइनल वॉल्यूम। तो इस तरह से आप निकालेंगे तो इसका जो पर्टिकुलर आंसर आएगा दैट इज़ आपका 400 mg पर लीटर का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इसका ऑप्शन चूज़ करना है, डी ऑप्शन है इसका। ठीक है, अगर आपका सही है तो 1 मार्क्स, गलत है तो -0.25। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि माइनस मार्किंग भी करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। द प्रोसेस इन्वॉल्व इन क्लोरिनेशन बिफोर ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशंस आर। ठीक है, ऑप्शन ए इज डीक्लोरिनेशन, ऑप्शन बी इज सुपर क्लोरिनेशन, ऑप्शन सी इज पोस्ट क्लोरिनेशन। आई थिंक ये क्वेश्चन तो ज़्यादातर लोगों पे बन ही जाएगा, तो मैं क्या आपको एक क्वेश्चन छोड़ दूँ आपके पता करने के लिए। चलिए बता देता हूँ, इसका जो सही आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी है। इसका जो पोस्ट क्लोरिनेशन है दैट इज़ द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है, तो सी है इसका पोस्ट क्लोरिनेशन जो है दैट इज़ द राइट आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। एब्रेशन टेस्ट बहुत ही सिंपल, ऑन रोड एग्रीगेट इज डन टू, ठीक है। एग्रीगेट जो एब्रेशन टेस्ट होता है वो काय के लिए करते हैं हम, हार्डनेस के लिए करते हैं, ठीक है। टफनेस के लिए कौन सा टेस्ट होता है, इम्पैक्ट टेस्ट होता है। वेदरिंग के लिए क्या है, साउंडनेस का टेस्ट होता है, ड्यूरेबिलिटी वाला। मेजर रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो के लिए क्या होता है, पेनिट्रेशन टेस्ट होता है, विस्कोसिटी टेस्ट होता है, डक्टिलिटी टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये टेस्ट आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब इन टेस्ट को देख के क्या पता चल रहा है, पर्टिकुलरली अब आपको टेस्ट भी याद करने हैं। हमने देखा मिनरल का था, तो मिनरल से रिलेटेड क्या क्वेश्चन थे वो करने हैं। उसके बाद एनवायरमेंट में हमने देखा कि मेथड पूछ रहा है कि किस प्रोसेस पे बेस्ड है। तो इस तरह से आप पढ़िए, क्वेश्चंस करिए और ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए। लिखने की ज़रूरत नहीं है अलग से कि इससे ये आया, बस आप पेपर देंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन एक्चुअली में आ कहाँ से रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पुराने क्वेश्चंस हैं ये तो अभी हम रिपीट करेंगे और मैं आगे के जो सेट्स आएंगे उसमें मैं आपके लिए बिल्कुल नए क्वेश्चंस बना कर लाऊंगा जो एक्सपेक्टेड होंगे कि अगर आपके हाई लेवल का एग्जाम आ जाएगा तो उसमें क्या पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे न्यूमेरिकल हम आपको कराएंगे, सारा क्वालिटी मटेरियल हम आपको यहीं प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आप करते जाइए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई यहाँ पर आपको चार्ज नहीं लग रहा, बस आपको टाइम देना है और ईमानदारी से आपको क्वेश्चन को पढ़कर उनका आंसर भी लिखना है। अगर आप सिर्फ वीडियो चला देंगे कि यार मैं बोलता जाऊँ और आप सुनते जाएंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। आपको करना ये है कि आप क्वेश्चंस को देखिए, चूज़ करिए कि उसमें से आप क्या आंसर लगाते एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। उसको लिख लीजिए। अगर आपने लिख लिया है तो अब आप उसको चेंज तो कर नहीं सकते, अगर आपने गलत लिखा है तो उसमें नेगेटिव मार्क मिल जाएगी आपकी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। वार्पिंग स्ट्रेसेस इन सीसी पेवमेंट आर ड्यू टू, ऑप्शन ए इज डेली वेरिएशन इन टेम्परेचर, option B is seasonal variation in temperature, option C is yearly variation in temperature and option D is variation in precipitation, ठीक है। वार्पिंग स्ट्रेसेस के बारे में पूछा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। आई थिंक मैक्सिमम लोगों पे ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए इसमें। जो हमारी टेम्परेचर स्ट्रेसेस है वो किस तरह की होती है, एक वार्पिंग स्ट्रेसेस होती है, एक फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस होती है, ठीक है। तो वार्पिंग स्ट्रेसेस काय के कारण होती है, आपकी डेली वेरिएशन के कारण जो स्ट्रेसेस आती हैं उनको हम बोलते हैं वार्पिंग स्ट्रेसेस, ठीक है। दिन में अलग होती है, रात में अलग होती हैं। वहीं सीजनल वेरिएशन के कारण क्या मिलती है, हमें फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस मिलती हैं, ठीक है। ये दोनों अभी क्या है, टेम्परेचर स्ट्रेसेस हैं, टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसके साथ ही अगर आपने देख लिया वार्पिंग स्ट्रेसेस से क्वेश्चन आया है और अगर आप हाई लेवल के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो अब आप इसके जाकर फॉर्मूले ज़रूर पढ़ लीजिएगा। व्हील लोड के भी फॉर्मूलेज हैं, उन फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा और उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल ज़रूर लगा लीजिएगा। तो इस तरह से आपकी क्या है, आगे की तैयारी भी हो सकती है। पर अगर आप फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हैं अभी तो आपको इतना ही सफिशेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। For a simply supported beam, the ratio of span to depth shall not exceed. Simply supported beam दिया हुआ है और आपसे L/D का रेशियो पूछा है। स्पान मतलब L और डेप्थ मतलब D, तो L/D का जो रेशियो पूछा है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने RCC थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, एक बार भी पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन आप पे बन जाना चाहिए, ठीक है। ऑप्शंस हैं 7, 10, 20 और 26, ठीक है। चूज़ करिए इसमें से क्या आंसर होगा सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। अगर ये क्वेश्चन गलत कर दिया तो भैया आप मतलब बिल्कुल ही मत दो यार, एसएससी की मतलब आप अभी सोचो ही नहीं, नेक्स्ट ईयर के लिए सोचना या नेक्स्ट ईयर के लिए सोचना, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम का जो आंसर होता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर 7 भी है और 26 भी है, तो 7 किसके लिए होता है बताइए ज़रा, 7 किसके लिए होता है, कैंटिलीवर बीम, और 26 किसके लिए होता है, कंटिन्यूअस बीम, ठीक है। तो हमें ये भी याद रखना है, ठीक है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए 20, कंटिन्यूअस के लिए 26 और कैंटिलीवर के लिए 7, ठीक है। और स्लैब्स में जाएंगे तो हम इन रेशियोज को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि डेप्थ आपकी कम हो जाती है, ठीक है। अगर आपने आरसीसी के लेक्चर्स नहीं कहीं अटेंड करे हैं तो हमारे चैनल पर आपको आरसीसी के लेक्चर्स पूरे मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आरसीसी बाय आकाश श्रीवास्तव, तो आपको प्लेलिस्ट में सारे आरसीसी के लेक्चर्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ हमने टॉस के लेक्चर्स भी डाल रखे हैं, तो आप वो भी देख लीजिए। और इसके अलावा अगर आप एसएससी के लिए रीजनिंग वगैरह की क्लासेस करना चाहते हैं तो वो भी हमारे चैनल पर आपको मिल रही है कंटिन्यूसली, हमने उसको भी शुरू कर दिया है। तो बहुत ही शानदार आपको आरसीसी रीजनिंग के लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्विकलाइम इज, बहुत ही सारा क्वेश्चन, बहुत ही सारा। चलिए बताइए जल्दी क्या होगा इसका आंसर, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एनी ऑफ दी अबव। इस क्वेश्चन का आंसर तो भैया आपको कमेंट सेक्शन में लिखना चाहिए।
बताइए जल्दी से क्या होगा। अगर ये क्वेश्चन गलत हो जाए तो भैया आपने बिल्कुल कुछ पढ़ाई नहीं करी है, आप बिल्कुल मतलब ऐसे ही मज़े में ले रहे हैं। आपको एग्जाम को थोड़ा सा सीरियसली लेना पड़ेगा, तब जाके आपका एग्जाम निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 इज क्विकलाइम। क्विकलाइम का क्या आंसर है जल्दी बताइए। ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्साइड इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन 21, लैप लेंथ इन कंप्रेशन शेल नॉट बी लेस देन। ठीक है, थोड़ा सा आपकी आरसीसी वाली चीज़ आ गई है। तो अब आप देखिए इसमें क्या है आंसर। ऑप्शन बी 24 मीटर जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, अगेन बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। हालांकि ये वाले क्वेश्चंस अगर आप पढ़ के जाएंगे तो ही सही करेंगे, अदरवाइज आप भूल जाएंगे, पता नहीं क्या था। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। मोहर सर्कल कैन बी ड्रॉन ओनली फॉर। ऑप्शन ए इज स्ट्रेसेस, ऑप्शन बी इज स्ट्रेन्स, ऑप्शन सी इज बोथ स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस। तो अब देखिए यहाँ पर मोहर सर्कल, नॉर्मली जितना भी जो बच्चा फ्रेशर्स होता है खासकर, उसने स्ट्रेसेस नॉर्मली पढ़ा होता है स्ट्रेस के लिए ओनली। ठीक है, मोहर सर्कल पढ़ा होता है ओनली स्ट्रेस के लिए। ठीक है, पर मोहर सर्कल जो होता है वो स्ट्रेस के लिए भी होता है और स्ट्रेन के लिए भी होता है। तो इसलिए इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के लिए आपका मोहर सर्कल होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए आपको क्या समझ में आ रहा है। अब एसएससी क्या कर रहा है, आपको क्वेश्चन तो दे रहा है सिंपल, पर ऑप्शन दे रहा है कंफ्यूजिंग, ताकि आपके जो आंसर हैं वो गलत हो जाए, आप नेगेटिव में पहुंच जाएं और आपकी जॉब ना लगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को हमें एलिमिनेट करना है प्रैक्टिस करके, इसलिए आपके लिए ये हम प्रैक्टिस सेट को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ हमने आपको रीजनिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं। करंट अफेयर डेली हमारे चैनल पर आ ही रहे हैं, आप जनवरी से लेकर अभी तक के सारे देख सकते हैं। डेली के करंट अफेयर भी मिल जाएंगे, साथ ही साथ प्रतियोगिता दर्पण के भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप जाकर बिल्कुल प्लेलिस्ट में देख लीजिए, आपको कहीं और कुछ करंट अफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। Which of the following method is not a method to obtain deflection of the beam? ऑप्शन है डबल इंटीग्रेशन मेथड, ऑप्शन बी इज मोमेंट एरिया मेथड, ऑप्शन सी इज मोहर सर्कल मेथड एंड ऑप्शन डी इज स्ट्रेन एनर्जी मेथड। ठीक है, आराम से ऑप्शंस को पढ़िए और चूज़ करिए, जल्दीबाजी नहीं करना है इस तरह के क्वेश्चन में, क्योंकि क्या होता है जल्दीबाजी में गलत हो जाते हैं। ठीक है, जल्दी मत करिएगा। ठीक है, ऑप्शन है देख चुके हैं हम, इसका जो सही आंसर है डिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। डिफ्लेक्शन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, डबल इंटीग्रेशन मेथड से तो करते ही करते हैं, मोमेंट एरिया मेथड से भी करते हैं, स्ट्रेन एनर्जी मेथड से भी करते हैं, जबकि जो मोहर सर्कल मेथड है इससे नहीं करते। तो जो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन सी मोहर सर्कल। ये वो मेथड होता है ये वो मेथड नहीं होता जिससे डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करते हैं। बाकी ए बी और डी जो है इन सब से हम डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। म्यूलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर। ऑप्शन इज मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ऑप्शन बी इज स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, ऑप्शन सी इज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम एंड ऑप्शन डी इज एनालिसिस ऑफ आर्चेस। तो म्यूलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल को हम किसके लिए यूज़ करते हैं ये पूछ रहा है। ठीक है, अगर आपने टॉस 1 और टॉस 2 अपने RGPV या आपकी यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा है तो आप बता सकते हैं म्यूलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल क्या है, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है। ठीक है, अगर आपने सही किया है तो 1 मार्क दीजिए, गलत किया है तो माइनस का 0.25। ठीक है, लिखते जाइए, अगर आप लिख नहीं रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है टेस्ट सीरीज़ देने का। ठीक है, आप कितना ही पढ़ते जाइए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सामने वाला ही देता रहे आपको वीडियोस वगैरह और आप कुछ ना करें तो आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, स्फेरिकल शेप ऑफ ड्रॉपलेट ऑफ मरकरी इज ड्यू टू। ऑप्शन ए इज हाई डेंसिटी, ऑप्शन बी इज सरफेस टेंशन, ऑप्शन सी इज हाई एडहेशन एंड ऑप्शन डी इज वाटर। ठीक है, तो इसमें से हमें चूज़ करना है, क्या बोल रहा है, जो ड्रॉपलेट है उसका स्फेरिकल शेप किसके कारण होता है। तो इसका जो सही आंसर है एक बार आप पहले चूज़ करके बताइए, आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिखिए क्या आंसर है इसका। इसका जो सही आंसर है इट इज़ ऑप्शन बी सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के कारण जो वाटर ड्रॉपलेट है दैट इज स्फेरिकल शेप। ठीक है, ठीक है, तो इसके साथ ही आज का हमारा सेशन यहाँ पर एंड होता है। हमारे 25 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम ये है कि आपने इन 25 क्वेश्चन में से कितने सही करे हैं और कितने गलत करे हैं, उनको आप चेक करिए कि किसके आपके क्या क्या गलत हुए हैं। जो खास करके गलत क्वेश्चन हुए हैं
उन पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए कि आपके वो गलत क्यों हुए। सही में से भी आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो पिछले 2 सेट से आए हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया एक सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम वाला जो आया था, ट्रिकलिंग फिल्टर उसमें पहले आया था, अभी कुछ और आ गया। सिमिलरली है मिनरल्स के, देखिए उससे रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको सिर्फ ऐसा नहीं करना है कि आप लगातार टेस्ट देते जा रहे हैं, आपको थोड़ा सा स्मार्ट वे में तैयारी करनी है। स्मार्ट वे का मतलब ये है कि आप प्रीवियस जो टेस्ट हैं उससे आप इसको कंपेयर करिए और देखिए कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो रिपीट हो रहे हैं। जो रिपीट हो रहे हैं उसका लेवल कैसा है, कितने लेवल पे जा रहा है, क्या उससे बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ रहा है या कम बढ़ रहा है, क्या न्यूमेरिकल पे आ गया या फैक्ट बेस पे चल रहे हैं। तो जब आप इस तरह से पढ़ाई करेंगे तब आपके मार्क्स बढ़ना शुरू होंगे, क्योंकि हम एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं कि जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ेगा वैसे एसएससी के जो क्वेश्चंस का लेवल है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ज़रूरी ये है कि एटलीस्ट हम प्रीवियस ईयर में आए हुए या ऐसे क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं ऐसे क्वेश्चंस को तो हम गलत ना करें। अगर नए क्वेश्चन हैं तो सबके लिए नए हैं, सब गलत कर सकते हैं। ठीक है, पर पुराने क्वेश्चन अगर आप गलत कर रहे हैं तो फिर आपका कोई चांस नहीं है कि आपकी जॉब लग पाएगी। ठीक है, अगर आपको जॉब चाहिए है तो आपको सीरियसली होकर, बहुत ज़्यादा सीरियस होकर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाने पड़ेंगे, टेस्ट सीरीज़ को लगाना पड़ेगा और टेस्ट सीरीज़ को एनालाइज करते हुए आपको अपने नोट्स में पढ़ाई करनी है। ठीक है, अभी बहुत सफिशिएंट टाइम है। अगर आप ईमानदारी से 2-3 घंटे भी, 2 से 3, सिर्फ 2 से 3 ही बोल रहा हूँ, 2 से 3 घंटे भी आज की डेट में अगर आप पढ़ना शुरू कर देते हैं तो आप 3 महीने के बाद बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर अप करते चले जाएंगे। और आपको कुछ नहीं करना है, हम इस चैनल पे आपको पूरी एसएससी जेईई की तैयारी करवाएंगे। आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप क्या किस चीज़ पे वीडियो चाहते हैं, आपकी क्या दिक्कतें हैं। हम सारी दिक्कतों को आपकी पूरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे चैनल पर रीजनिंग के भी लेक्चर्स आने शुरू हो गए हैं, एप्टीट्यूड डले ही हुए हैं, करंट अफेयर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, उसके बाद आरसीसी और टॉस के पूरे ऑलमोस्ट लेक्चर डले हुए हैं। साथ ही साथ हम आपको प्रैक्टिस सेट्स तो करवा ही रहे हैं, तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हमारी आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको जीएस से रिलेटेड साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह इन सब की वीडियोस भी मिल जाएंगे, तो आप एक बार उनको भी जाकर चेक कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऊपर से बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है, हम इंस्टाग्राम पे भी आप चाहें तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, द लर्निंग कैपिटल नाम से है। आप फेसबुक में भी जाकर हमें द लर्निंग कैपिटल नाम से सर्च कर सकते हैं, हम आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। हमारा पेज भी है और हमारे ग्रुप भी हैं, तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।